बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री। तो जनाब पहला चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने तीन चीजें स्टडी करनी है: डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का आपस में रिलेशन। तो जनाब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन से। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जस्ट दो चीजें स्टडी करते हैं। कौन कौन सी हैं वो दो चीजें? एक है मैटर और दूसरी चीज है एनर्जी। तो इन दो चीजों की स्टडी हम लोग करते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। अब मैटर की कौन कौन सी चीजों की स्टडी करते हैं? मैटर की 5 चीजों की स्टडी केमिस्ट्री में की जाती है। नंबर 1, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर। नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज। नंबर 4, बिहेवियर। नंबर 5, चेंजेस इन मैटर। तो जनाब मैटर की इन 5 चीजों की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, behavior and changes of matter and energy is called chemistry। सही है जी। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री की डिफिनेशन लिखना पड़ जाए ना, तो बेटा चंद एक वर्ड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो पेपर चेक करने वाला टीचर होता है ना, वो आंसर के अंदर वही वर्ड तलाश कर रहा होता है। तो उन वर्ड को अगर आप लोग हाईलाइट कर दें, क्या मतलब उनके ऊपर हाईलाइटर ना लगाएं, उनको मार्कर से लिख दें, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और टीचर बहुत अच्छे मार्क्स देता है। अब कौन कौन से वर्ड हैं वो? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ को मार्कर से लिख दें, मैटर को मार्कर से लिख दें। अगर कोई मुझे कहे ना भाई केमिस्ट्री को आप 2 वर्ड्स में डिफाइन करें, तो मैं क्या कहूंगा? स्टडी ऑफ मैटर। अब जरा इन टर्म्स को समझते हैं बेटा। मैटर, मैटर क्या चीज है? कोई भी चीज जिसका वजन हो और वो जगह भी घेरती हो। एनीथिंग दैट हैज मैस एंड पोजेस वॉल्यूम। मैस क्या मतलब? वजन। वॉल्यूम क्या मतलब? जो चीज जितनी जगह घेरती है। अब जरा देखें ना, मुझे देखें, मेरा मैस है, मेरा वजन है माशाल्लाह अच्छा खासा है, और मैंने एक अच्छी खासी जगह भी घेरी हुई है, तो क्या मतलब मैं मैटर हूं। आप लोग भी मैटर हैं। ये जो मार्कर है ना, इनका भी वजन है और इन्होंने भी कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, तो क्या मतलब ये भी मैटर है। ये बोर्ड, इसका वजन भी है और इसका वॉल्यूम, क्या मतलब इसने जगह भी घेरी हुई है। बेटा रेत का जो जरा है ना, वो भी मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका भी वजन है, अगरचे इंतहाई थोड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वजन जरूर है, और उसने थोड़ी सी क्या की है? जगह भी घेरी हुई है। अच्छा, आप जरा देखें, मैं जिस इंक से लिख रहा हूं ना, ये जो इंक है, इंक के जो इंतहाई छोटे छोटे जरे हैं वो भी मैटर हैं। उनका भी वजन होगा, बहुत थोड़ा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, और उन्होंने भी बहुत थोड़ी सी जगह घेरी होगी, तो क्या मतलब वो भी क्या होंगे? मैटर होंगे। अब एनर्जी क्या चीज होती है बेटा? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। बेटा कोई भी चीज उस वक्त काम करती है जब उसके अंदर एनर्जी मौजूद हो। जैसे आप जरा देखिए ना, मैं काम कर रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं? मेरे अंदर एनर्जी मौजूद है। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये पंखा है ना, ये चल रहा है, घूम रहा है, हवा दे रहा है, ये काम कर रहा है। काम तो मैटर कर रहा है, पंखा कर रहा है ना, पंखा मैटर है, लेकिन किस वक्त कर रहा है? जब उसको एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। अगर मैं वहां से बटन ऑफ कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो काम करना छोड़ देगा। अब बेटा कंपोजिशन का क्या मतलब है? मैटर की कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मैटर। बेटा कंपोजिशन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं: टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। क्या मतलब है? इस मैटर के अंदर कौन कौन सी टाइप के एटम मौजूद हैं
और उन एटम की तादाद कितनी कितनी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वाटर की, वाटर भी मैटर है ना, तो वाटर की कंपोजिशन क्या मतलब है, वाटर के अंदर टाइप ऑफ एटम। तो जनाब वाटर के अंदर दो टाइप के एटम होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। अब ये तो हो गई कंपोजिशन। स्ट्रक्चर क्या मतलब है, मैटर के अंदर जो एटम मौजूद है ना वो किस तरतीब से जुड़े हुई हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे अगर फिर मैं दोबारा पानी की एग्जांपल दूं तो इसमें दो जो हाइड्रोजन के एटम है, एक एटम हाइड्रोजन का ये है, इसके एक साइड पर ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और इस दूसरी साइड पर आगे आगे की जाने में नहीं, दूसरी साइड पर कौन सी चीज होगी, हाइड्रोजन का ये एटम मौजूद। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द मैटर। अब बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या मतलब, खूबियां जिनकी मदद से हम लोग मैटर को पहचानते हैं कि ये मैटर कौन सा है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पर हम लोग आगे मैटर को यूज भी करते हैं। जैसे आप जरा देखिए ना, मैं वाटर की एग्जांपल दूं तो वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर लिक्विड है, क्या मतलब बहता है, इसका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस है, इसकी न तो खुशबू है न बदबू है, यानी ऑर्डरलेस है, इसका कोई जायका भी नहीं है, क्या मतलब टेस्टलेस है, ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, कैन डिसोल्व मैनी थिंग इन इट। जैसे अगर मैं नमक को पानी के अंदर डाल दूं तो नमक डिसोल्व हो जाएगा, चीनी को भी ये अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसोल्व कर लेता है। तो ये सारी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा अब बेटा बिहेवियर क्या मतलब है, ये दूसरी चीजों के ऊपर किस तरीके से अमल करता है। जैसे अब मैं फिर आपको वाटर की एग्जांपल दे रहा हूं, वाटर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आसान है समझने में। तो बेटा बात यह है कि अगर आप वाटर को चीनी के ऊपर डाल दें तो क्या बिहेवियर होगा, चीनी को अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा। अगर आप इसको आग के ऊपर डाल दें तो फिर क्या होगा, आग को भी अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा, आग को बुझा देगा। सही है जी, ये इसका बिहेवियर है। अब इसके अंदर चेंजेस किस तरीके से हो रही होती है, मैटर के अंदर चेंजेस, मैटर के अंदर चेंजेस होती रहती है ना। जैसे जरा देखें, मिल्क यानी दूध कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किसके अंदर, योगर्ट, दही के अंदर चेंज हो जाता है। तो बेटा इन सब चीजों की जो स्टडी है वो किसके अंदर करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा आपकी बुक के अंदर ना केमिस्ट्री की एक और जबरदस्त किस्म की डिफिनीशन दी गई है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। अब वो डिफिनीशन कौन सी है, जरा देखें बेटा। केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक टाइप है, साइंस की एक ब्रांच है, और साइंस में हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब केमिस्ट्री के अंदर किस किस्म की रिसर्च, किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जाती है बेटा, ये दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स जिस मटेरियल से बनी हुई है, सब मटेरियल जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं उन सब पर जो रिसर्च है, उन सब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और इस मटेरियल के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं तो उन चेंजेस को भी हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या मतलब है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that investigate materials of the universe। And changes that are taking place in those materials। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपके कोर्स के अंदर 12 ब्रांचेस केमिस्ट्री की डिफाइन की गई हैं, जस्ट इनकी डिफिनीशन जहां पर आप लोगों ने समझनी है। बेटा सबसे पहली जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या मतलब है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ is called organic chemistry। क्या मतलब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो जनाब ये जो वर्ड है ना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
इनको आप लोगों ने मार्कर से लिख देना, हाईलाइट कर देना। अच्छा, अब बच्चों बात यह है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो चलें जनाब, पहले समझते हैं कौन सी चीज, कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा एटम जो होते हैं ना, एटम मुख्तलिफ किस्म के एटम है, बहुत सारी किस्मों के एटम है, 118 किस्म के एटम अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और उन एटम को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया गया एटॉमिक नंबर की बेस पर। पीरियोडिक टेबल देखा है ना, ये सामने नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल, 118 आप देख सकते हैं, 118 तक एलिमेंट है इसके अंदर, आपकी बुक में भी ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ। तो बेटा जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में कंबाइन होते हैं, शर्त क्या है, एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ किस्म के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जो नई चीज बनती है उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे जरा देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ किस्म के एटम हैं, जब कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो वाटर बन जाएगा H2O, ये एक कंपाउंड है। सोडियम और क्लोरीन दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है, जब कंबाइन होंगे ना, Na सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये जो खाने में हम लोग नमक नहीं डालते वो नमक बन जाएगा। बेटा जब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, 4 हाइड्रोजन के एटम और एक कार्बन का एटम, तो बेटा ये एक कंपाउंड बन जाता है। अब कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे कौन से हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से, जिनके अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है, कार्बन, सी कार्बन की सिंबल है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या मतलब कार्बन के सारे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होगी वो क्या ऑर्गेनिक होंगे। जी जनाब, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होगी ना तो वो ऑर्गेनिक होगा, सिवाय 4 किस्म के कंपाउंड के, सिवाय 4 किस्म के कंपाउंड के। कौन कौन सी हैं वो 4 किस्में, जरा देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट, कौन कौन सी चीज, नंबर 1 कार्बोनेट्स, नंबर 2 बायकार्बोनेट्स, नंबर 3 कार्बाइड्स, नंबर 4 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो बेटा ये 4 किस्में ऐसी हैं कंपाउंड की कि इनके अंदर कार्बन होता है, लेकिन कार्बन के मौजूद होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा आप जरा देखें, कार्बोनेट्स का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर CO3 हो, आखिर में CO3 आ रहा हो, जैसे जरा देखें CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके आखिर में कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट कहलाता है। मार्बल, मार्बल नहीं होता सिंगमरमर जिसको बोलते हैं, तो बेटा आप जरा देखिए इसके अंदर ये कार्बन है, ये Ca है, कैल्शियम है, ये C कार्बन नहीं है, ये वाला C, इसके अंदर कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। अच्छा बाइकार्बोनेट क्या मतलब, जिनके आखिर में HCO3 आ रहा हो, जैसे जरा देखें NaHCO3, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा कार्बाइड क्या मतलब, जिनके आखिर में C आ रहा हो, आखिर में C आ रहा हो, जैसे जरा देखें CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। तो इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, लेकिन कार्बन मौजूद होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं, एक कहलाता है CO2 ये गैस है, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है। तो इनके अंदर भी कार्बन है, लेकिन कार्बन होने के बावजूद ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। और इन ऑर्गेनिक के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे ना बेटा,
वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स are called organic compounds except कौन सी चीज के? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अच्छा भाई, अब इसमें ना आप लोगों ने कार्बन कंटेनिंग जो वर्ड है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इनको आप लोगों ने क्या कर लेना है? मार्कर से लिख देना। अब बेटा जो सेकंड ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो आपके कोर्स में दी गई है, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना हम लोग दो चीजें स्टडी करते हैं। एक तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट है भाई, अभी मैंने आपको बताया था ना 118 किस्म के एटम है, तो वो 118 किस्म के एलिमेंट भी कहलाते हैं के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक तो जितने भी एलिमेंट है उनमें कार्बन भी शामिल है। कार्बन के कंपाउंड की नहीं, जब सिर्फ कार्बन के एलिमेंट की स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी भी इसके अंदर हम लोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स is called inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको मार्कर से लिख देना। बेटा तीसरी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग दो चीजें स्टडी करते हैं। कौन कौन सी? लॉज एंड थ्योरीज। कौन कौन सी दो चीजें स्टडी करते हैं? लॉज एंड थ्योरीज। कौन कौन से लॉज और कौन कौन सी थ्योरीज? जो हमें मैटर का स्ट्रक्चर और जो मैटर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उनको समझने में जो हमारी हेल्प करते हैं। स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज दैट हेल्प अस to understand the structure and changes of matter। लॉज एंड थ्योरीज को, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस को मार्कर से लिख देना है। चौथी जो ब्रांच है ना वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा जबरदस्त किस्म की ब्रांच है केमिस्ट्री की। मेरी जो मास्टर में एमएससी में स्पेशलाइजेशन थी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में थी, और मेरा एमफिल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पीएचडी नैनो केमिस्ट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ना हम लोग असल में काम क्या करते हैं? किसी भी मैटर की, मटेरियल की कंपोजिशन फाइंड करते हैं। अब वो कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हमें कुछ मेथड बनाना पड़ते हैं,
कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ते हैं, कुछ मशीनें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ती हैं। जैसे आप जरा देखें ना, जो कौन सी लेब्स होती हैं, क्लिनिकल लेब्स होती हैं, जहां पर आप अपने ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, खून वगैरह के टेस्ट होते हैं ना, कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो खून की कंपोजिशन फाइंड करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कोई जरासीम वगैरह तो नहीं आ गए। तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, खासकर कुछ तरीके होते हैं, और कुछ मशीनें भी होंगी। अगर आप लोग कभी उसके क्लिनिकल लैब के अंदर गए हैं तो वहां पर आपको मशीनें नजर भी आती होंगी। तो बेटा इसके अंदर हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं? मेथड को, इंस्ट्रूमेंट को, जो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? मैटर की कंपोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टडी ऑफ methods and instruments that are used to determine का क्या मतलब होता है? मालूम करना। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर is called analytical chemistry. मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट और कंपोजिशन, इन वर्ड को आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है। अच्छा बेटा, अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं ना कि भाई ये वर्ड जो है ना वो आप लोग मार्कर से लिख दिया करें ताकि हाईलाइट हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आजकल जो है ना फेडरल बोर्ड की जो मार्किंग है ना, जो पेपर की चेकिंग है, वो हो गई है ऑनलाइन। अब एक टीचर आपका पूरे का पूरा पेपर चेक नहीं करता, बल्कि क्या होगा कि एक टीचर को ऑनलाइन 500 बच्चों का सिर्फ एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर बच्चे का, जैसे पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है तो 500 बच्चों का वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो एक ही टीचर को पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाएगा। अब टीचर ने एक दिन में, हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चेक करें ताकि पैसे ज्यादा मिले, तो एक टीचर एक दिन में 2-2 हजार क्वेश्चन चेक कर रहा होता है। तो अब उसने वो सारा तो पढ़ना नहीं होता। अब जो नॉर्मल मेथड से लिखा होता है ना आंसर, टीचर उसको क्या कर रहा होता है? चेक कर रहा होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1-2 नंबर देता जा रहा होता है। अब बात यह है कि वो जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर इस बच्चे ने ये 2 लफ्ज लिखे हैं या ये 1 लफ्ज लिखा है या ये 3 लफ्ज लिखे हैं ना, तो आपने उसको नंबर दे देने। वो 2 या 3 लफ्ज कौन से होते हैं? इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जिस बच्चे ने उन वर्ड को हाईलाइट किया होता है ना, तो टीचर देख कर ही वो कह देता है भाई इस बच्चे ने लिखी हुई है, इसको क्या करें? पूरे नंबर दे दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर प्रेजेंटेशन। और दूसरा बेटा बात ये है, शायद मैं जब लेक्चर देता हूं तो वीडियो लंबी भी हो, भाई एक बात याद रखें, मैं जब भी लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में यह बात नहीं होती कि लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, वीडियो लंबी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, आप लोगों के कंसेप्ट 110% क्लियर होने चाहिए, और मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी चीजें क्या करता जाऊं, बताता जाऊं। अच्छा, 5वीं जो ब्रांच है ना केमिस्ट्री की, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो का क्या मतलब है? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज स्टडी करते हैं? मैटर के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस है, चाहे वो केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस क्या मतलब? रिएक्शन। और फिजिकल चेंजेस जैसे स्टेट का चेंज हो जाना, सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है ना, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं, क्या मतलब? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चेंजेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इनको आप लोगों ने क्या कर देना है, मार्कर से हाईलाइट कर देना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, माहौल। आपको पता है कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ ऐसे जहरीले मादे, केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंसेस, मादे, चीजें, वो क्या कर रही हैं बेटा, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। और आपको पता है इंसान की जिंदगी पर भी इनका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, बहुत बुरा असर हो रहा है इन चीजों का। तो बेटा वो केमिकल्स, वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उनकी स्टडी, और बेटा इनका जो इंसान की जिंदगी पर जो बुरा असर हो रहा है उसकी स्टडी किसके अंदर आती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो क्या मतलब, इसके अंदर हम लोग दो चीजें, केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल को पोल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस that pollute the environment and their adverse effect on human life is called environmental chemistry. अब आप लोगों ने ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस है और पोल्यूट द एनवायरमेंट, इसको आप लोगों ने क्या करना है, मार्कर से लिख देना। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ chemical substances in large scale. It is the study of preparation of chemical substances in large scale. हाँ भाई, इंडस्ट्री में हम लोग क्या काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर चीजें प्रिपेयर की जाती हैं, चीजें बनाई जाती हैं जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर हर चीज केमिकल में शुमार होती है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अच्छा, अब अगली बात, इंडस्ट्री के अंदर जब चीज बनाई जाती है तो क्या थोड़ी मिकदार में बनाई जाती है? बेटा इंडस्ट्री के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल के लिए चीजें बनाई जाती हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, टन्स के हिसाब से, टनों के हिसाब से बनाई जाती हैं। इस वजह से यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, लार्ज स्केल, इन बल्क, ज्यादा क्वांटिटी में, और प्रिपरेशन लार्ज स्केल, इनको आप लोगों ने मार्कर से हाईलाइट कर देना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल, मेडिसन, इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है? इसके अंदर दो चीजों की स्टडी की जाती है। इट इज द स्टडी ऑफ नंबर वन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन्स, and interaction of these medicines with biological targets. Interaction of medicines with biological target. मेडिसिनल केमिस्ट्री में दो चीजों की स्टडी की जाती है। इसमें एक तो साइंटिस्ट नई नई
मेडिसन, नई नई मेडिसन डिस्कवर कर रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं। साइंटिस्ट मेडिसिन कहां से डिस्कवर करते हैं, कैसे डिस्कवर करते हैं? असल में बेटा मेडिसिन, मेडिसिन को हम लोग ड्रग्स भी कहते हैं और मेडिसिन को केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स भी कहा जाता है। मेडिसिन जो होती हैं वो असल में केमिकल कंपाउंड्स होती हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये साइंटिस्ट दो तरीकों से हासिल करते हैं। या तो वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पौधों से निकालते हैं, या फिर लैब के अंदर खुद सिंथेसिस करते हैं, उनकी लैब के अंदर उनको प्रिपेयर करते हैं, लैब के अंदर खुद बनाते हैं। अच्छा, अब बना लेने के बाद फिर क्या काम करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन विद बायोलॉजिकल टारगेट। बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब होता है डिजीज, बीमारियां या वो चीजें जो बीमारी पैदा करने का सबब बन सकती हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट जब मेडिसिन डिस्कवर कर लेते हैं या बना लेते हैं, फिर उसका बीमारी के साथ इंटरेक्शन देखते हैं कि उसका बीमारी पर कोई असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर, पॉलीमर की अगर मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताऊं ना, तो उनमें रबड़ आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, लकड़ी आ जाती है, उसके अलावा कागज आ जाता है। तो ये पॉलीमर की कॉमन एग्जांपल है। अब बेटा पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। वो मोनोमर आपस में कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उस बड़े मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। बेटा पॉलीमर आजकल हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हमारी जिंदगी को पॉलीमर ने घेर लिया है। पॉलीमर का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पॉलीमर की चार चीजें स्टडी करते हैं। नंबर 1 टाइप्स ऑफ पॉलीमर, नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, नंबर 3 यूजेस ऑफ पॉलीमर एंड नंबर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। इट इज द स्टडी ऑफ टाइप्स, प्रॉपर्टीज, uses of polymer and types of polymerization. पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन मार्कर से लिख देना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यहां पर न्यूक्लियर क्या मतलब? न्यूक्लियस से लफ्ज निकला हुआ है। अब किस चीज का न्यूक्लियस? एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक तो आप लोग पढ़ते हैं बायो में, सेल का न्यूक्लियस होता है, हम यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एटम के स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आगे आप लोग चलकर पढ़ेंगे, आगे अलग से एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आप लोग उसमें पढ़ेंगे कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। एक से ज्यादा प्रोटॉन, एक से ज्यादा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है पूरे एटम का। बेटा एटम के रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक जनरल रिएक्शन जिनमें ये इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ज्यादातर आप लोग यही रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा रिएक्शन न्यूक्लियस के होते हैं, यानी पूरे एटम के नहीं, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, कौन सी चीज? सिर्फ न्यूक्लियस उसमें हिस्सा ले रहा होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है? या तो जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं वो टूटते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, उस दौरान खास किस्म की रेज, खास किस्म की शुआएं खारिज होती हैं, जिन्हें रेडियो एक्टिव शुआएं कहते हैं। बेटा ये रिएक्शन एटम बम में होता है। उसके अलावा एक और भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, इसे फ्यूजन बोलते हैं। और पहले वाला रिएक्शन जिसमें बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, उसे फिशन बोलते हैं।
बेटा अब ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, ये सूरज में हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस के रिएक्शन है ना, या न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज आ रही है, इसकी स्टडी हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्या सवाल करते हैं, सर आप हमें एटम बम बनाने का तरीका सिखाएं। भाई मुझे एक एटम बम बनाने का तरीका नहीं आता, और अगर आप लोगों ने ये तरीका सीखना है तो फिर आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई न्यूक्लियर की प्लूरल है। क्या मतलब? अगर एक होगा तो न्यूक्लियस, एक से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियाई। जियो केमिस्ट्री, जियो मीन अर्थ, जमीन। तो बेटा जमीन या जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जमीन के साथ कांटेक्ट में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रॉक्स हैं, क्रस्ट हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है या एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? जियोकेमिस्ट्री कहलाती है। स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन of elements and compounds found in earth crust, rocks, minerals, water एंड एटमॉस्फेयर। जी जनाब, अब ये उन एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्टडी है जो जमीन की चट्टानों में, रॉक्स के अंदर, मिनरल के अंदर। मिनरल क्या मतलब है? वो सब्सटेंसेस जो जमीन से हासिल होती हैं। कोई भी चीज जो जमीन से हासिल होती है उसे हम लोग मिनरल कहते हैं। जैसे नमक जमीन से हासिल होता है, मिनरल है। बाकी मेटल जमीन से हासिल होती हैं, वो क्या है? मिनरल्स हैं। अच्छा, और बेटा जमीन के साथ पानी और हवा भी जमीन के साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ अटैच है। तो पानी के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर जो एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन क्या मतलब है? कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं, कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है? जमीन के कौन से हिस्से में कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड ज्यादा है, और कौन से हिस्से में कौन सा एलिमेंट और कौन सा कंपाउंड कम है। जरा देखें, जैसे बलूचिस्तान के पहाड़ों में, रैकोडिक में सोना, गोल्ड एक एलिमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वाफिर मिकदार में रखा है। कॉपर वहां पर वाफिर मिकदार में है। बेटा अगर आप लोग गल्फ कंट्रीज, अरब जो मुमालिक हैं उनको देखें तो अल्लाह पाक ने वहां की जमीन में ऑयल, पेट्रोलियम वाफिर मिकदार में रख दिया है। अगर आप लोग खीवड़ा में देखें तो वहां पर एक मिनरल यानी सोडियम क्लोराइड, नमक अल्लाह ने वाफिर मिकदार में रख दिया है। बाकी जगहों पर वो क्या है? इतनी ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब है? एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे हवा के अंदर, फिजा के अंदर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जब बारिश होती है और पानी उस पर पड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एसिड के अंदर। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? सितारे और सियारे।
तो बेटा सितारे और स्यारे यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स, कोमेट्स और इंटरस्टेलर स्पेसेस आ जाती हैं। इस एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शन की स्टडी कहलाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज द स्टडी ऑफ chemical process and reactions taking place astronomical environment such as stars, planets, comets and interstellar spaces. एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? स्टार्स, स्टार सितारे जिनमें सूरज भी शामिल है, जिनकी अपनी रोशनी होती है, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और उस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही है, फायर यानी आग प्रोड्यूस हो रही है, जिससे रोशनी भी पैदा होती है। प्लैनेट्स, जैसे जमीन एक प्लैनेट है, ये सितारे कहलाते हैं, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये स्टार से रोशनी अब्जॉर्ब करते हैं, रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे ये भी रोशनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोमेट्स, कोमेट्स बेटा आप लोगों ने कुछ ऐसे सितारे देखे होंगे जो मूव करते हैं और उनके पीछे एक लंबी सी टेल सी बनती हुई जा रही होती है, हम उसे उर्दू में बोलते हैं दुमदार सितारे, तो वो कोमेट्स कहलाते हैं। एंड इंटरस्टेलर स्पेसेस, क्या मतलब है? प्लैनेट्स के दरमियान, दो प्लैनेट्स के दरमियान या स्टार्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जो फासला होता है, जो खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेसेस। तो बेटा स्टार्स पर या प्लैनेट्स पर या कोमेट्स पर या इंटरस्टेलर स्पेसेस जो होती हैं, उनमें जितने भी केमिकल मौजूद होते हैं, उन केमिकल की स्टडी और उन वहां पर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं या रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शंस की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री कहलाती है। आपको पता है केमिस्ट्री रिएक्शन की ही स्टडी है। आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।